नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं असम की। आने वाले 5 महीनों के अंदर जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें असम एक प्रमुख राज्य है और असम एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो 5 राज्य का चुनाव होने जा रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, उसमें असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 वर्षों से। पहला 5 वर्ष 16 से 21, 2016 से लेकर 2021 तक भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जनजाति के बड़े नेता सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे थे। फिर 2021 से 2026 तक अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान में वहां हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। 10 वर्षों का शासनकाल है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, गौरव गोगोई लगातार चुनौती दे रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को, ठीक है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा आधुनिक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य नंबर 2 माने जाते हैं। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस की संभावनाओं को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वो है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से। और चर्चा ऐसी है कि AIUDF का तालमेल असदुद्दीन ओवैसी से भी होने जा रहा है। मित्रों, असम एक ऐसा राज्य है जहां पर कि लगभग आप कह सकते हैं कि सीटों का समीकरण इस प्रकार का है जहां पर आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये इतनी सीटें हिंदू बहुल है और इतनी सीटें मुस्लिम बहुल है। मतलब 126 विधानसभा सीट असम में है, जिसमें 104 विधानसभा सीट कहा जाता है कि या तो हिंदू जीतेगा या फिर कंपोजिट पॉपुलेशन है। लेकिन 22 विधानसभा सीटें ऐसी है जो कि कंप्लीटली मुसलमान बहुल विधानसभा सीटें हैं, जहां से कि किसी भी पार्टी के जीते प्रायः मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव जीता करते हैं। और यही वो 22 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि AIUDF एक बड़ी ताकत है, न केवल इन 22 विधानसभा सीटों पर बल्कि छिटपुट जो आबादी अन्य 104 विधानसभा सीट है उन पर भी लगातार धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि AIUDF की पकड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें भी वर्तमान में जो बांग्लादेश की परिस्थिति है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार NRC, CAA और ये SIR का मुद्दा जिस प्रकार से बंगाल से लेकर असम तक, चूंकि बंगाल और असम दोनों पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, तो कई भाषा का भी विवाद है असम के अंदर। असमिया और बंगला बोलने वाले मुसलमानों के बीच एक बड़ी दूरी है असम के अंदर। तो इन सब कई कारण ऐसे मौजूद है वहां पर जहां पर कि बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी की जो जोड़ी है, अगर असदुद्दीन ओवैसी भी बदरुद्दीन अजमल के साथ आते हैं और जैसी चर्चा है तो फिर यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इस चुनौती का काट निकालकर 10 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठा सके असम की राजनीति में। यह एक सबसे बड़ी चुनौती गौरव गोगोई के समक्ष है। गौरव गोगोई वैसे भी 8 छोटे छोटे दलों, मतलब कांग्रेस के अलावा अन्य 7 दलों के गठजोड़ बनाकर वो चुनाव में लगातार चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को। लेकिन ये कितना सफल होंगे वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि असम में जो मुस्लिम मतदाता हैं वो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है। उनकी प्रायोरिटी क्या, बिहार में जिस प्रकार का परिणाम आया कि वो विधानसभा सीट जहां पर कि मुसलमानों को खुद के बलबूते पर अपना विधायक चुनाव जिताने की क्षमता थी, वहां पर उन्होंने क्या किया कि अपने वोट से जहां खुद जीत जाने की संभावना या परिस्थिति बन रही थी, वहां उन्होंने AIMIM मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों को चुनना बेहतर समझा RJD और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की तुलना में। जहां यह लगा कि AIMIM जैसी पार्टी जो मुसलमानों की पार्टी है अपने बलबूते पर केवल मुस्लिम वोट से चुनाव नहीं जीत सकती, वहां पर उन लोगों ने सेकुलर दल, चाहे वो कांग्रेस हो या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना तय किया। अगर यही ट्रेंड अगर असम में बरकरार रहा तो फिर क्या होगा। अगर इन जो 22 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि मुसलमान ही तय करेंगे कि कौन यहां चुनाव जीतेगा, अगर वहां के मतदाताओं ने एक तरफा AIUDF और AIMIM के साथ जाना तय किया तो फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट है। और यह परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है
उसमें एक बात सबसे पहले निकलकर आपके मन में भी आ रहा होगा, तो फिर ऐसी परिस्थिति को कांग्रेस आने क्यों दे रही है? क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की जो ये इस परिस्थिति में एआईयूडीएफ के साथ समझौता नहीं करती कांग्रेस? मित्रों, आपको बताऊं, 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का तालमेल एआईयूडीएफ के साथ था, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ था। लेकिन वो चुनाव परिणाम ऐसा है जो कि दोनों दलों को, कांग्रेस को भी और एआईयूडीएफ के लिए भी, एक तरफ एआईयूडीएफ के लिए एक अवसर उत्पन्न करता है, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक चिंता डेवलप करता है। और यही कारण रहा कि लोकसभा चुनाव में एआईयूडी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ के बीच तालमेल नहीं हो सका। और तालमेल नहीं होने का परिणाम क्या हुआ कि एआईयूडीएफ के एक भी सांसद चुनाव जीतने में नाकाम रहे। कई चुनाव के बाद पहला ऐसा अवसर था जब एआईयूडीएफ के 2024 में एक भी सांसद चुनाव जीतकर लोकसभा में नहीं पहुंच सके। तो वो कौन सी स्थिति बनी? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में क्या था और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। विशेषकर 2021 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मोटे तौर पर 3 दलों का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और यूपीपीएल। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी 93 विधानसभा सीटों पर, जिसमें 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। असम गण परिषद 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 9 विधायक उनके चुनाव जीतकर आए। और यूपीपीएल 11 सीटों पर लड़ी, जिसमें उनके 6 विधायक चुनाव जीतकर आए। वहीं यूनाइटेड यूपीए, जिसे असम में महाजोत कहते हैं, ठीक है, महाजोत कहा गया, महाजोत के में भी सीटों का गठबंधन था। 95 सीट पर लड़ रही थी कांग्रेस और 20 सीट पर लड़ी थी एआईयूडीएफ। और बीपीएफ 12 सीट पर लड़ी थी, जिसमें 4 सीट पर जीत हुई बीपीएफ की। लेकिन कांग्रेस जो 95 सीट पर लड़ी थी उसमें मात्र 29 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही। मतलब कितना हुआ? लगभग आप कह सकते हैं 32 से 33% सीटों पर, लगभग 32 से 33% सीट ही मात्र कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही। लेकिन एआईयूडीएफ, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ी 20 सीट पर और जीती कितनी? 16 सीटें, 80% सीट पर जीती। मतलब बदरुद्दीन अजमल ने ये आकलन निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस के पक्ष में जो उनके वोटर हैं वो वोट नहीं करते। मतलब कांग्रेस की तुलना में बदरुद्दीन अजमल का स्ट्राइक रेट ज्यादा है। तो बदरुद्दीन अजमल का एक तरह से मनोबल बढ़ गया लोकसभा चुनाव में। बदरुद्दीन अजमल ने हार्ड बार्गेनिंग किया और उस बार्गेनिंग के आगे कांग्रेस ने झुकने से मना कर दिया। तो लोकसभा चुनाव जब हुआ तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को इसका लाभ मिला। लाभ क्या मिला कि कांग्रेस 3 सीट चुनाव जीतने में कामयाब रही, अपने बलबूते पे लड़ी, 13 लोकसभा सीट लड़ी, जिसमें 3 सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन एआईयूडीएफ एक भी सीट पर जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। मतलब दोनों के लिए, पाने के लिए भी कुछ और खोने के लिए भी कुछ, यह संकेत दोनों को मिला। अब कांग्रेस का मानना यह है कि अगर हम एआईयूडीएफ के साथ तालमेल करते हैं, अब उस गठबंधन में ओवैसी की भी एंट्री हो रही है, तो फिर कांग्रेस पर यह आरोप लगाने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी कि यह कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। वैसे ही जैसे बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ मुसलमानों की पार्टी है, जैसे एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस ये आरोप खुद के ऊपर लगने देना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस ने उसका परिणाम देखा। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं का आकलन यह था कि हम चूंकि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन हमारा था, इस कारण से हमें हिंदुओं का वोट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को यह नैरेटिव तैयार करने में सुविधा हुई कि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी में कोई अंतर नहीं है। तो कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा नहीं बना सकी, बल्कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव में फंस गई, जो बीजेपी चाहती थी। बीजेपी हर चुनाव में यह कोशिश करती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर विपक्ष जो है उसे फंसाया जाए, और इसमें बीजेपी कामयाब हो गई, इसलिए कि कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। इसी कारण से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी
और विधानसभा चुनाव में भी तय किया है कि नहीं, एआईयूडीएफ के साथ तालमेल नहीं होगा। वही बदरुद्दीन अजमल का मानना है कि वो जो 22 विधानसभा सीटें हैं, जो मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस की जरूरत एआईयूडीएफ को नहीं है। कांग्रेस की जरूरत एआईयूडीएफ को नहीं है। तो कांग्रेस एआईयूडीएफ 22 में 20 सीटें आराम से जीत सकती है। यह आकलन है एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की। और जब यदि 22 सीट जीत कर आती है एआईयूडीएफ, तो कांग्रेस पार्टी 126 सदस्यीय असम विधानसभा में यदि 40 सीट भी जीत कर आ जाती है, 45 सीट भी जीत कर आ जाती है, तो सरकार में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का जो शेयर होगा वो बहुत ही मजबूत होगा, वो ज्यादा बेहतर होगा बदरुद्दीन अजमल के लिए। वो बेहतर पॉलिटिकल बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा बदरुद्दीन अजमल के लिए, न केवल अगले विधानसभा चुनाव में, सरकार चलाने में, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 के लिए भी। और इसी आकलन के तहत बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से गठबंधन करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर यह आकलन सफल हुआ तो, अगर यह आकलन सफल नहीं हुआ, मतलब हर सीट पर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के लोगों ने अगर वोट काटने का काम किया कांग्रेस का, तब तो फिर कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। तब तो फिर ये हेमंत विश्व शर्मा के ट्रैप में फंसा हुआ माना जाएगा। तब तो कांग्रेस जो ये आरोप लगा रही है, वैसे मेरे अनुसार तो ये राजनीतिक मुद्दा होता है, ठीक है, कि बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कांग्रेस पार्टी का खेल खराब करने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। ये बातें कांग्रेस कहना शुरू करेगी। आपको क्या लगता है? आप हमारे वीडियो से हमारा वीडियो कितना पसंद आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बने रहिएगा पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम हर उस खबर पर हमारी नजर होती है जिसका विश्लेषण आप जानना चाहते हैं। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।